नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज आपको अपने इस प्रश्नों की सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित है। क्योंकि आज के हम इस सीरीज़ में आपके लिए विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि ऑलरेडी आपके जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं। तो हम उन्हीं से सेलेक्ट करके आपके लिए ये प्रश्न लेकर के आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए हमारा वीडियो। तो चलते हैं अपने आज के हम वीडियो पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। 22 दिसंबर का, 21 जून का, 21 सितंबर का या फिर 21 मई का। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट मेरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है। माउंट मेरापी क्या है? माउंट मेरापी एक है ज्वालामुखी। तो आपको बताना है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या फिर सेलेबीज। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमात्रा। हमारा माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुमात्रा पर्वत पर सिचुएटेड है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी हमारा किस आकार का है? शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है। जैसे कि एक कोन होता है, वैसा ही शंक्वाकार ज्वालामुखी आकार का हमारा यह ज्वालामुखी होता है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडोनेशिया के द्वीप की सीमा पर। इंडोनेशिया द्वीप की सीमा पर सुमात्रा द्वीप पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब आपको हम इसके बारे में एक और फैक्ट बताते हैं कि मेरू, जैसे कि इसका नाम है मेरापी पर्वत, तो मेरू का अर्थ क्या होता है? मेरू का अर्थ हो गया पर्वत, और आपी, आपी का अर्थ होता है आग। तो मेरापी पर्वत यानी कि आग का पर्वत, जिसमें कि क्या है, ये ज्वालामुखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह हमेशा फटता रहता है और ये कंटिन्यू है अभी भी। तो ये अभी सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। कौन सा? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, जो कि एक शंक्वाकार ज्वालामुखी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से या फिर मुंबई से। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन। आपको बताना है कि प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरती है। जैसे कि आप जानते होंगे अक्षांश रेखा एवं हमारी देशांतर रेखा, उसी प्रकार से हमारी कौन सी रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से। और इसको हम अन्य नाम से क्या जानते हैं? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरती है। और देशांतर, इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। इन देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी कितनी है? 360। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। आप चाहें तो इस फैक्ट को आप अपने नोट पे लिख सकते हैं कि 0 देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है और यह लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरती है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतुओं के बनने तथा परिवर्तन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का वार्षिक गति में उसके अक्ष पर परिक्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। आपको बताना है कि हमारी अर्थ पर ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो जितने भी हमारे क्लाइमेट्स होते हैं, ये किस कारण से होता है? इसका रीज़न क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यही एक रीज़न है जिस कारण से हमारे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वाधिक लवणता निम्न में से किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता निम्न में से किस सागर में पाई जाती है? मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सर्वाधिक लवणता निम्न में से किस सागर में पाई जाती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर भूमध्य सागर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आप जानते हैं कि सामान्यतः सागरीय जल में लवण के पदार्थ घुले होते हैं, जिससे सागर की या सागरीय जल की लवणता कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात इसमें क्या होता है, प्रति इकाई शुद्ध जल में घुले हुए नमक का अनुपात, यानी कि जैसे कि अब पूरे समुद्र की है, उसके प्रति इकाई हम जब जल को लेते हैं तो उसमें घुले हुए नमक के अनुपात को ही लवणता कहते हैं। ठीक है, तो सागरीय लवणता को प्रतिशत में जब हम व्यक्त करते हैं तो 1000 ग्राम समुद्री जल में 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम घुलित लवण विद्यमान होते हैं और यही समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। तो सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है? मृत सागर में। इसीलिए इसे मृत सागर भी कहते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक इसमें लवणता पाई जाती है, जिसमें मछलियाँ भी नहीं जीवित रह पाती हैं, मतलब इसमें जीवन होता ही नहीं है इस सागर में। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें उत्तरी डिग्री अक्षांश नहीं, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्न में से किन दो देशों को बांटती है? 38 डिग्री, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्न में से किन दो देशों को बांटती है? भारत एवं बांग्लादेश को, ईरान या अफगानिस्तान को, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका को, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिणी कोरिया को? तो उत्तरी अक्षांश, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तो ये अक्षांश रेखाएं 38 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उत्तरी वाली, वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दो देशों को काटती है या फिर बांटती है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दिन और रात बनने का कौन सा कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये आपके कई प्रकार की, जैसे हमने सुपर टेट में भी देखा है कि सुपर टेट में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसीलिए हम अपनी इस सीरीज़ में इस प्रश्न को लेकर के आए हैं, क्योंकि है तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, लेकिन इसके ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रख देते हैं कि हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए आते हुए क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम इस प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो दिन और रात का बनने का कौन सा कारण होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या फिर पृथ्वी की सूर्य से निकटता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। आप जैसे जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, साथ में अपने उस परिपथ में सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। तो जो अपनी धुरी पर वह जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपनी धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी का दिन और रात होता है। पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 21 मार्च? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22
दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर का। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और कौन से दिन दिन और रात बराबर होते हैं भारत में और उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत पुटअप किए जाते हैं और इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ कैसे होते हैं, क्योंकि इनकी डेट अप्रोक्स वही होती है। बस जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन से होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का यही था। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा था? 22 दिसंबर। और यहाँ पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात निम्नलिखित में से किस ध्रुव पर होती है? उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या फिर केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या फिर दोनों ही ध्रुवों पर? तो उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव यानी कि हमारा ध्रुवीय हिस्सा नीचे का। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हमारी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही ध्रुवों पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में वायु की ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वेरी सिंपल बट रिपीटेड क्वेश्चन, मेनी टाइम्स ऑफ। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तक में भी पूछा गया है। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं सुपर टेट में बहुत हाई क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं। नहीं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आते हैं। बस उनके पूछने का तरीका बहुत ही अलग हो जाता है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप सी टेट और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते हुए चलें और उसी के लेवल को लेकर सुपर टेट की तैयारी करें। तो वायुमंडल में वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 25%, 35%, 21% या फिर 10%? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21%। तो वायुमंडल में वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाहरी मंडल, तो उन्हीं मंडलों से लेकर के अब हम आपके लिए ये प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अब लेकिन आपको इसके हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम दोनों नाम आने चाहिए, जो कि हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर पहले बताइए जल्दी से। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाहरी मंडल? तो हमारे हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समताप मंडल में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर वायुयान के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, बादल के ऊपर हो जाते हैं तो इन्हें वहाँ से साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रायः हमारे हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। हमारी जो हवा है, वायु है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में हमारी नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न से पहले का एक प्रश्न था, आखिरी प्रश्न अभी बचा हुआ है। तो देखते हैं हम अपना ये अगला प्रश्न। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हानिकारक डैश को सोख लेती है। यानी कि हमारे जो ओजोन की परत होती है, ओजोन लेयर, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वो कौन सी ऐसी हानिकारक किरणें होती हैं या विकिरण होती है जिसको सोख लेती है? लघु तरंगी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण। तो ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनके प्रभाव से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, जो कि हमारी जो ओजोन की लेयर है वो सूर्य से आने वाली इन हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है और हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आता है वो अच्छा प्रकाश आता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अभी आपके और प्रश्न लगे हुए हैं। वायरलेस संचार को संभव बनाने वाली वायुमंडल परत है। हमने जैसे अभी आपको बताया था ना कि हम आपके मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, तो आज हम आपको खाली मंडल से जो लास्ट में संबंधित प्रश्न है वो करा रहे हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाहरी मंडल। तो वायरलेस संचार को संभव बनाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? हमारी आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वायरलेस संचार क्या? जो हमारे दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और जो रेडियो पे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी इन सारी खगोलीय घटनाओं को जो भी वायरलेस संचार होता है, तो वो हमारे आयन मंडल पर ही संभव होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। मौसम के संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? हमारे क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारी आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आई होगी। तो ज़रूर आज के सेशन को आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। और यदि आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।